अरे, ये क्या निशा। मैं तुम्हें खाना खाने को बुलाने आई हूँ और तुम चुपचाप बैठी आंसू बहा रही हो। कुछ नहीं भाभी, वो मेरे मायके से आई साड़ियाँ और जेवर मम्मी जी को पसंद नहीं आए। बोल रही थी बहुत हल्के हैं। मेरे पापा ने बड़े ही जतन से इन सब के लिए इंतजाम किया था। अपनी देवरानी के आंसू पोंछते हुए विद्या बोली, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है निशा, यही मेरा भी अतीत था। अब विद्या के चेहरे पर तैरते दुख के भाव देख निशा बोली, बताइए ना भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अभी तुमने सुना था ना सुहागलों में कि कैसे मोहल्ले वाली कुछ औरतों मौका देखकर तुम्हें मेरी तारीफ में बता रही थी कि मेरी जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है, जो घर के झगड़ों को चुपचाप सहन करती रही। इतने रूखे स्वभाव वाले सास ससुर और ज़्यादा ही दखलंदाजी देने वाली ननद के तानों पर उफ तक ना की। उन्हें भी मेरी जैसी बहू चाहिए, जो घर और बाहर सभी कुछ अच्छे से संभाल ले। और शायद तुमसे भी उम्मीद लगा रही होंगी वे। तभी आप एकदम से बोली थी कि मैं भी सीधी बहू नहीं रही। लेकिन तारीफ सुनकर तो आपको खुश होना चाहिए ना भाभी। जानती हो निशा, भले ही मैं सभी को सीधी बहू टाइप मटेरियल लगूं, लेकिन इसके पीछे मैंने कितनी ही बार अपमान के कड़वे घूंट पिए हैं, कितनी ही रातें सुबकते हुए काटी है, सिर्फ इसीलिए कि मैं चाहती थी कि मैं एक परफेक्ट बहू बनूं और अपने मायके का सम्मान इनकी नज़रों में ऊंचा कर सकूं। मैंने हर संभव कोशिश की कि अपने सास ससुर का दिल जीत सकूं। उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। फिर भी ये लोग जब चाहे तब मेरे काम का रोना बाहर रोते ही रहते हैं कि बहू हमारी काम ठीक से नहीं करना जानती। मेरे घर से आई हर चीज़ में मीन मेख निकालते। मेरे मायके वालों को ये जताते कि जैसे उन्होंने यहाँ आकर और पानी पीकर बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। पूरे 6 साल मैं अपना आत्मसम्मान खोती रही। एक दिन हद तब हुई जब मेरी छोटी बहन की शादी में मुझे जाने के लिए कितने ही जतन करने पड़े और परमिशन मिली सिर्फ 3 दिनों की। उसमें भी अपनी बहन को उपहार देने के नाम पर सिर्फ धागे सरीखी पायल दी गई, जबकि हम हर ओर से संपन्न हैं। जिस दिन मुझे जाना था उस दिन ननद के बीमार होने से वो यहाँ आ गई आराम करने। दुहाई दी गई कि यहाँ बेटी हमारी बीमार और तुम्हें शादी में जाना है। तो जेठ जी आपका साथ नहीं दिए थे उस दिन भी? और ये मतलब आपके देवर हमेशा की तरह चुप थे वो? उनके लिए जवाब देना पाप था शायद। देवरानी देवर जी तो तब बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ही कम आते थे वो। बस उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने ठान लिया कि अच्छी बहू बनकर मुझे क्या मिला, इसीलिए अब खुद को बदलना होगा। बैग उठाया और कहूँ को साथ लेकर उनके बगैर निकल गई। मायके में ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं थी मैं। फिर सभी पूछ रहे थे कि दामाद जी नहीं आए, काम ज़्यादा होने का बहाना बना दिया। खैर, शादी के दिन आए और दूसरे दिन मुझे ले जाने का बोलने लगे। मैं साफ मुकर गई। इस बार सारी परिस्थितियों से मेरे माँ बाप वाकिफ़ हो चुके थे। मुझे अब कभी लौट कर ना जाने का फरमान देकर इन्हें लौटा दिया गया। 4 दिन बाद पूरा घर आया मुझे मनाने। मैं फिर पिघल गई और साथ चली गई। कुछ दिनों बाद फिर वही सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस बार मैं बदल चुकी थी। अब पलट कर जवाब देना आ गया था। सोच लिया था कि मैं अकेली क्यों सहूं। अब इन्हें आगे कर देती। कोई मुझसे कुछ कहता जब इन्हें मानसिक कष्ट झेलने पड़े, तब जाकर मेरी पीड़ा समझ आई। अब दूसरे शहर में हम अलग हो चुके थे, तब जाकर इन लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। निशा, हाल ही में तुम्हारी शादी हुई है और मैं तुम्हारे मन में कड़वाहट घोलना तो नहीं चाहती, लेकिन ये भी नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़े। मैं तो कल वापस चली जाऊंगी। फिर कुछ महीने हमारे सास ससुर तुम्हारे संग रहेंगे, फिर हम उन्हें अपने पास बुला लेंगे। मैं तो इन लोगों से निपटना सीख गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की तरह फिर तुम्हें आंसू ना बहाना पड़े या कि कटघरे में खड़े रहे झूठे इल्जामों को सहना ना पड़े। समझ गई भाभी। अब जब हमारी या हमारी लाई चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर बेवजह क्यों खुद को दुख देना। निशा उठी और अपनी सास के कमरे में जाकर बोली, लाइए मम्मी जी, वो सारी साड़ियाँ और जेवर दे दीजिए। उन्हें मैं मम्मी को वापस दे आऊँगी। क्यों छोटी बहू, इसकी बदले में तुम दूसरी और अच्छी साड़ियाँ लाओगी क्या?
और जेवर भी थोड़े भारी। नहीं मम्मी जी, हमारे यहाँ साड़ियाँ या जेवर बदलने का कोई रिवाज नहीं। मेरी मम्मी ये साड़ियाँ कहीं और लेने देने में कर लेंगी, और जेवर भी कोई आर्टिफिशियल नहीं जो बदल के दूसरे लाए जाए। अब तो सास के अरमानों पर मानो गनो घड़ों पानी बढ़ गया। शब्दों को मानो चबाते हुए बोली, नहीं कोई बात नहीं, यही ठीक है, हम रख लेंगे। निशा कमरे से निकलते हुए सामने खड़ी विद्या भाभी को देख दबी सी हंसी के साथ बोली, गुड न्यूज़ है भाभी, मम्मी जी का पासा उल्टा पड़ गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।